लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा पूछने का कर्तव्य है। बाकी आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या आंसर आता है, उससे मुझे कोई इतना बड़ा सरोकार नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान से सुने। अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, राजस्थान की कला संस्कृति। एक्चुअली स्टूडेंट अलग अलग मतों के होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही होते हैं। तो स्टूडेंट से उलझना या स्टूडेंट का नेगेटिव बोलना मेरे हिसाब से टीचर के कभी हित में नहीं होता है। हमेशा स्टूडेंट का पॉजिटिव बोलो। दूसरी बात ये भी है कि स्टूडेंट कभी गलत होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने विवेक और विचार से जो बातें रखता है वो उसकी जगह सही होती हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को सभी को राधे राधे, नमस्कार जी। अभी आप इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कई दिन से रन कर रहा था, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें कई सारे दुर्गों से मैंने आपको अवगत कराया। शायद मेरे हिसाब से दुर्गों की संख्या राजस्थान में बड़ी है, और यदि हम आकलन करें तो महाराष्ट्र और एमपी के बाद सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में ही हैं। मेवाड़ में ही दुर्गों की बड़ी संख्या मानी जाती है। तो हम अगर पढ़ने लगें तो शायद मेरे हिसाब से दुर्गों को पढ़ने में करीबन 15 से 20 दिन की क्लासें निकल सकती हैं आराम से। 10 दिन की तो हो गई। तो अभी देखो, महत्वपूर्ण दुर्ग जो हैं वो मैंने यहाँ उनका अध्यापन कराया है। बाकी का एक प्रोसेस ये भी है कि अभी मैं सर से भी बात कर रहा था और चर्चा भी हुई थी कि जैसे किसी दिन मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, उस दिन टेस्ट पेपर का वो रहेगा सिस्टम, या फिर अभी जो नए बैच स्टार्ट होंगे उनमें कंटिन्यू हर हफ्ते एक टेस्ट रहेगा। तो उनमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपको जोड़े जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स को बिलोंग करे हों या फिर कुछ नए सृजनात्मक क्वेश्चन हों, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि कई दुर्गों का अध्यापन यहाँ हम नहीं करा पाए, और कई सारे जैसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कुछ डिफरेंट थे, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, अगर समय रहता है तो कहीं ना कहीं उनका अध्यापन यहाँ भी करा दिया जाएगा। ये बात विशेष ध्यान देना। उनका अध्यापन का मतलब उन क्वेश्चनों का जो भी है, उनसे उन क्वेश्चनों पे तर्क वितर्क आप यहाँ कर सकते हो, इस चीज़ का आपको छूट होगी। अभी हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल, ये भी बड़ा रोचक टॉपिक है, आसानी से याद भी हो जाता है। ये भी मैंने देखो दुर्गों के संदर्भ में एक बात बताई, करीबन 15-16 दुर्ग पढ़ाए होंगे। मैंने दुर्गों के संदर्भ में एक बात बताई। मैं आपको एक्चुअली बता दूं, स्थापत्य कला एक बड़ा टॉपिक है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस होता है उसमें यही होता है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व महल। हम अगर देखें तो ये स्थापत्य कला का पूरा ही टॉपिक हमारे इतिहास से रिलेटेड है, अर्थात इतिहास सब्जेक्ट जो है उसका पूरक है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने इतिहास अच्छी तरह पढ़ा है तो इसी टॉपिक पर, आई मीन स्थापत्य कला के पूरे टॉपिकों पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, आराम से उनको याद रखा जा सकता है। ये बात आप ध्यान देना। ठीक भाई, तो मैं तो पूरा कला संस्कृति और इतिहास दोनों को ही एक दूसरे का पूरक मानता हूँ। मेरा तो हमेशा ये थीम रही है कि जिसने इतिहास अच्छी तरह पढ़ा है उसको राजस्थान की कला व संस्कृति को समझने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे की रिलेटेड होती हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स पर वर्क करना जरूरी है। वैसे तो अगर देखें तो पूरा राजस्थान जीके, चाहे जिसमें ज्योग्राफी हो, वो भी एक दूसरे का पूरक है इन सब्जेक्टों का। लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट पर गहन वर्क करें। जिन्होंने इतिहास पढ़ लिया है वो तो आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो तो या तो क्लास आगे की रन करेंगे, उनमें ज्वाइन करें जो क्लास चलेंगी, या मेरा मानना ये है कि आप घर पर भी पढ़ें चीज़ों को। देखो, आपके पास टाइम मिलता है तो आप चीज़ों को समझने के लिए 10 से 5 मिनट ऊपर नीचे करके यहाँ भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं सर ये क्या मैटर है। लेकिन चीज़ों को गहराई से पढ़ें। स्मार्ट वर्क बाद में करें, लेकिन पहले चीज़ों की थ्योरेटिकल पूरी अध्ययन होना जरूरी है। उसके बाद आप भले शॉर्ट करें, लेकिन पहला अध्ययन होना जरूरी है।
ठीक। अभी प्रमुख महलों के अंतर्गत एक आपने पढ़ा होगा हवा महल। देखें, नेक्स्ट बात करें तो चंद्र महल, नेक्स्ट मुबारक महल, नेक्स्ट जल महल। क्राइटेरिया को आधारित करके हम कुछ महलों का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। नेक्स्ट सिसोदिया रानी का महल। देखो, कुछ तो तथ्य आपके सामने ऐसे आएंगे, मैंने अधिकांश इन महलों का उल्लेख इतिहास के दौरान भी किया है और दुर्गों के अध्यापन के दौरान भी किया है। सिसोदिया रानी का महल, एक जैसे 9 महल, पंचमहल, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रमिक रूप से। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं जी हवा महल। ध्यान से सुनना आप लोग। हवा महल कहाँ स्थित है? सभी स्टूडेंट जानता है, जयपुर। तो कितना सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने से याद हो जाता है। निर्माता सवाई प्रताप सिंह। सभी जानते हैं, इन्होंने सवाई प्रताप सिंह ने, इन्होंने 1799 ईस्वी में राजघराने की महिलाओं को तीज व गणगौर, एक्चुअली जयपुर की तीज व गणगौर दोनों ही फेमस हैं। गणगौर की सवारी को देखने के लिए इस महल का निर्माण करवाया। बड़ा सरल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं बड़ी संख्या में इसमें जाली झरोके हैं, खिड़कियां हैं, उनके जरिए देखा जा सकता था जो सवारी निकलती थी, चाहे तीज की हो चाहे गणगौर की हो। जो महिलाएं थीं, क्योंकि राजस्थान में महिलाएं आप जानते हैं घूंघट मार के रहती हैं, खुले में नहीं ज़्यादा घूमती, जैसे कि राजपूताने की परंपरा रही है, उसी के अकॉर्डिंग, जिससे उन खिड़कियों के माध्यम से तीज की सवारी व गणगौर की सवारी को देख सकें, इसीलिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह, आपको पता होगा, सवाई प्रताप सिंह की ही बात करें तो उनके संदर्भ में भी आपको बड़ी जानकारी होगी। आपको मैंने विगत समय में ये बताया था कि ब्रज निधि नाम से कौन सा शासक रचनाएं करता था? प्रताप सिंह। किस शासक के दरबार में, जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 विद्वानों का समूह, जिसे गंधर्व बायसिया, हाँ जी, जिसे और क्या नाम दिया गया? गंधर्व बायसिया, मुझे भी ध्यान नहीं, बताओ। आप बोल रहे थे तभी मैं बोल पाया। ठीक भाई, 22 विद्वानों का समूह रहता था वो सवाई प्रताप सिंह। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम तो प्रताप सिंह के संदर्भ में मैंने और भी कई तथ्यों को बताया था, लेकिन वो आप जैसे किसी भी यहाँ कोई नाम आता है, मेरा मानना है कि जीके उसी की कंटेस्ट मानता हूँ मैं, कि जैसे ही नाम आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिमाग में कौन जाने चाहिए। ठीक, 4 से 6 क्वेश्चन जो बनते हैं वो तुरंत एकदम दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए कि भाई हमने पढ़ा है यार, ये तो वही सवाई प्रताप सिंह है, इसने
अभी ये भी मैं उसमें बता चुका हूँ कि हवा महल का निर्माण करवाया 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हवा महल में मंजिल कितनी है? मंजिल हैं 5। सभी स्टूडेंट जानता है 5 मंजिल का है। अगर मंजिलों का हम यहाँ निर्धारण करें तो देखो, पांच मंजिला है, मुकुट के समान आकार का है। इनके नाम देखें हम तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा मंदिर। शरद, ठीक भाई, ये 5 मंजिल का है, सभी जानते हैं। ऊपरी मंजिल क्या कहलाती है? हवा मंदिर, ठीक। और निचली मंजिल क्या कहलाती है? शरद मंदिर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सभी लोग वाकिफ भी हैं। ये समर्पित किसको है? सभी जानते हैं समर्पित किसको है? राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को समर्पित है। इसका आकार कैसा है? मुकुट के समान, मुकुट के समान आकार है। और इसका वास्तुकार कौन हुआ? वास्तुकार हुआ लालचंद उस्ता। नेक्स्ट बात करें तो इसमें खिड़कियां कितनी हैं? ठीक भाई, खिड़कियां 953। जाली झरोके भी बताए जाते हैं इसमें 365, या कुछ किताबों में 363 लिखा होता है। ठीक भाई, ये चीज़ें आपकी इसके सामने हैं। इसके संदर्भ में एक वक्तव्य और है, मैं अभी बताऊं इसको, हवा महल को। तो हवा महल जिसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, तेजवे गणगौर की सवारी को देख सकें, राजघराने की महिलाएं उसके क्रम में करवाया था। ये 5 मंजिल का है। इसकी ऊपरी मंजिल हवा मंदिर कहलाती है। नेक्स्ट निचली मंजिल जो है वो शरद मंदिर के नाम से जानी जाती है। पतंगबाजी का भी प्रोसेस इससे बहुत किया गया है। राम सिंह द्वितीय के समय तो बहुत ज़्यादा पतंगबाजी हुई। नेक्स्ट बात करें हम तो इस दुर्ग को समर्पित के वो इस महल समर्पित कौन को है और इसका आकार कैसा है? इसमें जो जाली वो खिड़कियां हैं वो कितनी हैं और इसका वास्तुकार कौन हुआ? लालचंद। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, एडविन अर्नोल्ड। कोई ने सुना है क्या ये? इस एडविन अर्नोल्ड ने इस महल पर टिप्पणी की। कोई बताएगा क्या टिप्पणी की? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली एडविन अर्नोल्ड जो बंदा है ये एक ब्रिटिश पत्रकार व कवि था। ठीक, अगर हम बात करें तो इसने एक पुस्तक भी लिखी, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नोल्ड ने, ये ब्रिटिश पत्रकार व कवि था। इसने इस महल पर टिप्पणी की और एडविन अर्नोल्ड ने क्या कहा? ने हवा महल के लिए कहा अलादीन का जिन। आप जानते हैं अलादीन का जिन क्या होता है? अलादीन का जिन, आपने अलादीन का कहानी सुनी होगी। उसके पास एक चिराग था, चिराग को घिसने से एक जिन निकलता था जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता था। हमें जो वो चाहता था वही उसे मिल जाता था। एक्चुअली ये अलादीन का जिन ये शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है पर्टिकुलर, मेरा मानना है कि हम सबके पास एक जिन है।
हम सबके पास एक जिन है और उस जिन के माध्यम से हम सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कैसे है? एक्चुअली वो जिन है हमारे विचारों का। देखो, आप जीवन में कभी इस चीज को आजमा के देखा करो। मैंने कई बार इस चीज का उल्लेख किया है। आप एक बुक पढ़ना, मिल जाएगी मार्केट में, रांडा वर्ण की एक किताब आती है द सीक्रेट, एक रहस्य। उस किताब को पढ़ना आप, आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा परिवर्तन आएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके जीवन में। मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी वो, उसकी स्टोरेज वगैरह काफ़ी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। एक डेल कार्नेगी की किताब आती है लोक व्यवहार, उस किताब को पढ़ना। आप जीवन में उस किताब को पढ़ने के बाद आपको जीवन में कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिलेगा, सब आपको अच्छे लगेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका कोई काम जीवन में रुकेगा नहीं। हर कार्य जो आप करना चाह रहे हो वो आपका कार्य होगा। लोक व्यवहार किताब इसी चीज को सिखाती है। द सीक्रेट है वो इसी बात को कहती है कि हमारे यदि विचार प्रबल हैं तो हमारे विचार, ये अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करती है कि हम जो सोचते हैं वही चीजें हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही गजब थ्योरी है इस किताब की, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये चीजें महसूस होने लगेंगी और कहीं ना कहीं आप विचारों को मजबूत करके जिस चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से जो आपका वो जिन है विचारों का, वो उन चीजों को आपके पास लेकर के आएगा, वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये रियल फैक्ट है, ये सार्वभौमिक सत्य है। बस कमी इतनी है कि ना तो हम कभी अपने विचारों को इतना प्रबल बना पाते हैं और ना इस थ्योरी पे पूर्णतः निष्ठा के साथ हम काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे विचार प्रतिदिन बदलते रहते हैं, प्रतिपल बदलते रहते हैं। करोड़ों की संख्या में विचार एक दिन में एक व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन स्थायित्व विचार बहुत कम लेते हैं। और स्थायित्व विचारों के साथ, स्थायी विचारों के साथ यदि हम दृढ़ता के साथ उन पर चिंतन करें और उन्हीं का ही मनन करें, तो मेरा मानना है कि जो विचार कर रहे हो, जिस चीज़ को पाने का विचार कर रहे हो, जिस चीज़ का भी विचार कर रहे हो, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर कितनी दृढ़ता है। इस थ्योरी को आजमा के देखना आप लोग, और ज़्यादा नहीं तो 10 दिन इस पर वर्क करके देखना। 10 दिन जब वर्क करोगे और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई यार रियल में ये काम करती है, 10 दिन वर्क करना एकाग्रता के साथ, और जब काम करने लग जाए ना, फिर तो तुम मान लो कि दुनिया के सबसे नायाब इंसान होंगे। हकीकत बात है ये, क्योंकि केवल और केवल हम देखें तो पूरे विश्व में आप अध्ययन करेंगे, एक पत्रिका में एक रिपोर्ट भी छपी थी, सर्वे भी हुआ था कि बहुत ही कम लोगों के पास, दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, और 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। इतना बड़ा गैप क्यों है? उन 5% लोगों की में जो सम्मिलित लोग हैं, उनकी आप जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, आत्मजीवनी पढ़ोगे, तो आपको ताज्जुब होगा। उन 5% लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको धन पैतृकता में मिला था, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के तहत अपने आप को उन 5% लोगों में सम्मिलित किया था। कई लोग तो ऐसे थे जो आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करें तो आपकी परिस्थिति उनसे बेहतर थी आपके समय, आपकी एज के समय। तो उन्होंने कैसे इतना कुछ पा लिया, उन्होंने कैसे इतनी कामयाबी पाली, ये सब कैसे हो पाया? तो इसका अगर आकलन करने लगे ना, तो अपने आप उस थ्योरी पर वर्क होने लग जाता है जी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड, मैं नहीं मानता कि कोई कमजोर है,
और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई पर्टिकुलर ये बंदा बुद्धिमान है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड हैं। कमज़ोर हम स्वयं बनते हैं, बुद्धिमान हम स्वयं बनते हैं। ठीक, हर चीज़ को हम बीमारी, अभी हम स्वस्थ हैं और 2 दिन 4 दिन लगातार आप सोचो कि हम बीमार नहीं हो जाऊं, बीमार नहीं हो जाऊं, हो जाओगे, 4 दिन बाद हो जाओगे, कन्फर्म हो जाओगे, आपके अंदर से जो होगा। ठीक, ये कन्फर्म है। मैं ये कह रहा हूँ 5% जो लोग दुनिया का 95% पैसा लेकर बैठे हैं, उन 5% लोगों में सबकी थ्योरी ही यही है। वो आकर्षित ही इन चीज़ों को करते हैं कि हमें भाई ये करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस उसी पे डिपेंड होती है। बाकी कि आप लोगों के लिए ये है, आप लोग उन किताबों को पढ़ें और मेरे हिसाब से मानना है इस जीवन में इस थ्योरी को अपनाएं। अलादीन का जिन, वो मैं अलादीन का जिन आ गया, इस पर चर्चा कर रहा था। जिन भी इतना सुंदर व मोहक महल का सृजन नहीं कर सकता। ठीक भाई, ये किसने कहा? एडविन अर्नोल्ड ने। कहने दो, हमने तो पढ़ना है जी। अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किस दुर्ग के संदर्भ में एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि भाई अलादीन का जिन भी इतना सुंदर व मोहक दुर्ग ने वो महल नहीं बना सकता, तो वो ये किस हवा महल के संदर्भ में कहा। ठीक भाई, ध्यान रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्र महल। सिटी पैलेस जयपुर, ये क्राइटेरिया है सिटी पैलेस जिसमें कई सारे महल स्थित हैं। सिटी पैलेस जयपुर। हम चंद्र महल की ही बात करें तो चंद्र महल का निर्माता कौन? सभी जानते होंगे, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया। इस महल का निर्माण करवाया। मंजिल, मंजिल कितनी है? 7। चंद्रमहल कितनी मंजिल पर स्थित? 7 मंजिलों का है। नेक्स्ट बात करते हैं इस महल की, अच्छा वास्तुकार कौन हुआ इसका? एक्चुअली वास्तुकार का भी उल्लेख मिलता है। देखो, हम अपने अकॉर्डिंग तो कुछ निर्धारित नहीं करते हैं, किताबों के माध्यम से ही चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। अगर हम वास्तुकार देखें तो देखो नॉर्मली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई सवाई जयसिंह के समय प्रसिद्ध वास्तुकार कौन हुआ? विद्याधर। नेक्स्ट, मंजिल 7। ध्यान से सुनना, इस महल की ऊपरी मंजिल, जिसे मुकुट मंदिर कहा जाता है, मंजिल पर पोथी खाना स्थित है। पोथी खाना स्थित है। पोथी खाना जानते हो क्या है? पोथी खाना जानते हो क्या है? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय है। क्या है? चित्रकला संग्रहालय। संग्रहालय है पोथी खाना, जो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि पोथी खाना कहाँ स्थित है। आंसर जयपुर। ठीक भाई, आंसर क्या था? जयपुर। और जयपुर में भी कहाँ? चंद्रमहल में, और चंद्रमहल की ऊपरी मंजिल में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस महल में जयपुर के शासकों के
आदम कद आदम कद चित्र बने हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये क्वेश्चन का आंसर देना। एक्चुअल वैसे तो मैं आपकी चित्रकला पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएगा कोई कि सर्वप्रथम जयपुर के किस शासक का आदम कद चित्र बनाया गया था। आदम कद जानते होंगे, कंप्लीट बताएं। शाबाश, हाँ बताओ। कोई बात नहीं, गलत या सही आंसर का कोई ऐसा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको बोलना है तो बोलना है बस। हाँ, वैसे मैंने बताया होगा इतिहास के दौरान। थैंक यू। समस्या तो यही है हमारे साथ सबके कि याद नहीं रहता। ये समस्या खत्म हो जाए तो फिर आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वरी सिंह का सबसे पहला आदम कद चित्र बना था ईश्वरी सिंह का। ठीक भाई, आदम कद चित्र किस चित्र शैली की विशेषता बताई जाती है। अब देखो, चित्रकला पढ़ाऊंगा तब भी उल्लेख होगा, तब बता देना आप। जब भी यही चीज पूछूंगा फिर कहोगी साहब बताया तो था, अरे याद नहीं है। ठीक, ये के, हाँ बताएं कोई भी स्टूडेंट। मैंने अभी आदम कद चित्र किस चित्र शैली की विशेषता बताई जाती है। अरे कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है। सामने है जयपुर चित्र शैली की, आदम कद चित्र है ही इसमें। नॉर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। एक मात्र 1%, फिर 1% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी इस महल में चांदी के बड़े बड़े 2 पात्र रखे हुए हैं। 2 पात्र रखे हुए हैं। चांदी के 2 बड़े बड़े कढ़ाई हैं, इसमें रखे हुए हैं इस महल में, चंद्र महल में। अब चंद्र महल की बात करें तो देखो, चंद्र महल के संदर्भ में हम देखें तो एक्चुअली हमने जो मंजिलें अगर देखी तो बृहद रूप से, अब जी देखो 5 मंजिलों के नाम हवा महल में ही आए। बाकी की मंजिलें तो सभी महलों में मिलेंगी, सबका नाम भी हम याद नहीं रख पाएंगे सभी मंजिलों का। लेकिन नॉर्मली हम अगर देखें तो चंद्र महल जिसका निर्माता कौन, सवाई जय सिंह ने बड़े निर्माण कार्य करवाए, ये आप आगे भी देखोगे। नेक्स्ट बात करें हम तो कितने मंजिल का है, 7। इसकी पोथी खाना स्थित है किस मंजिल पर, 7वीं ऊपरी मंजिल पर। इसको किस नाम से जाना जाता है, मुकुट मंदिर। ये भी ध्यान रखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पोथी खाना स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक भाई, आदम कद चित्रों के लिए ये महल प्रसिद्ध है क्योंकि जयपुर के शासकों के आदम कद चित्र इसी महल में बने हुए हैं। नेक्स्ट, इस महल में यानी राजस्थान के किस महल में चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं, वो किसमें, चंद्र महल में। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान से सुने, मुबारक महल। ये भी सिटी पैलेस जयपुर में ही है। मुबारक महल का निर्माता कौन, सवाई माधो सिंह द्वितीय। 1900 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक भाई, निर्माता के रूप में आप पता है माधव सिंह द्वितीय को क्या कहा जाता है, जयपुर का बब्बर शेर। बब्बर शेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, माधव सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है इसको। कोई बात नहीं जी। इस महल में
राजपूत, मुगल और यूरोपीय कला का समन्वय देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है। इस महल का निर्माण मेहमानों के स्वागत व ठहरने के लिए करवाया गया। किसने करवाया? ठीक भाई, इस प्रकार की टिप्पणी और भी आगे चल करके एक महल पर आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुबारक महल एक्चुअली बनवाया गया था मेहमानों के स्वागत के लिए, उनके ठहरने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो ये तीनों ही इस निर्माण कला का समन्वय देखने को मिलता है, राजपूत, मुगल और यूरोपीय। ठीक, माधव सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करें हम तो जल महल। मुझे बताएगा कोई जल महल कहाँ है? मानसागर झील। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। मैंने यहाँ बस ये अलग से भी लिख सकते हैं कि यह महल मानसागर झील में स्थित है, मैंने यही नोट कर दिया है मानसागर झील जयपुर में स्थित है। निर्माता कौन? निर्माता सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक, एक्चुअली इसकी कोई फिक्स डेट का उल्लेख नहीं मिलता है। अब जयसिंह का शासनकाल आप सब जानते हो, सवाई जयसिंह का 1700 से 1743। और ये क्यों करवाया गया इसका उद्देश्य भी बता देता हूं। आप जानते हैं राजस्थान इतिहास में अंतिम रूप से अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपादित किया गया? तो वो आंसर सवाई जयसिंह ही मिलता है। 1740 में इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था सवाई जयसिंह ने। और इस महल का उद्देश्य क्या था मैं बता देता हूं। ये 5 मंजिल का है, 5 मंजिला महल है ये। इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों, इसमें जो पार्टिसिपेंट करने ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मणों के ठहरने के लिए करवाया। ब्राह्मणों को ठहरने के लिए कौन सा महल बनवाया गया था? बस लिए करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल आप सब जानते होंगे, इसके संदर्भ में तो मैं बड़ी चर्चा कर चुका हूं। कहाँ है? घाट की गुड़ी, जयपुर। बताएगा कोई मुझे? सिसोदिया रानी का महल कौन सी सिसोदिया रानी थी? इसका निर्माता कौन? निर्माता सवाई जयसिंह। बताएगा कोई? इसके संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करना चाहे? मैंने बताया है। सिसोदिया रानी का नाम बता दो चलो मुझे।
कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन, सिसोदिया रानी जिसके लिए ये महल बनवाया था सवाई जय सिंह ने, उस सिसोदिया रानी का नाम क्या था? बताएं। मेवाड़ की तो राजकुमारी थी वो बेचारी, रानी तो यहाँ के बनी। बिल्कुल, चंद्र कंवर। चंद्र कंवर। एक्चुअली आप शायद ध्यान भूल रहे हैं कि एक देवारी समझौता हुआ था। सब बिल्कुल सही बात, आपका बिल्कुल सही तर्क सही है। आप एग्जाम दे के आना, उसके बाद घर पर देखना उसके बाद ये कहना हाँ ये तो ऐसे था और ऐसे था और ऐसे था, सारा क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पर आप चुप लगा जाना। बिल्कुल सही बताया है, लेकिन आपको है थोड़ी वो, शायद मेरे हिसाब से आप अपने घर में अंतिम रोटी आप ही खाती हो, पहली रोटी खाया करो जिससे चीजें जल्दी याद आ जाए। शाबाश। सवाई जय सिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया। एक्चुअली देवारी समझौता जो हुआ था उस पर हम थोड़ी भी चर्चा करें तो आप शायद बेहतर तरीके से जानते होंगे कि घटनाक्रम है 17 से 7 ईस्वी के समय का। एक देवारी समझौता की डेट तो 17 से 8 मिलती है, लेकिन 17 से 7 में एक घटनाक्रम हुआ था भारतीय इतिहास के अंतर्गत। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी तो उसके छोरों के मध्य हुई थी लड़ाई, उत्तराधिकार युद्ध कह सकते हैं जिन्हें, और वो युद्ध हुआ था जाजव का युद्ध 17 से 7 में। जाजव के युद्ध के दौरान जो युद्ध हुआ था वो एक तो मुअज्जम था, एक आजम था। मुअज्जम का साथ दिया था मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने, आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने। कोई दिक्कत नहीं है जी, युद्ध होता है, युद्ध में विजय मिलती है मुअज्जम को, और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है जी। सवाई जय सिंह को राजगद्दी से हटा दिया जाता है, इसके भाई विजय सिंह को गद्दी पर आसीन कर दिया जाता है, और इस आमेर का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। बताया जाता है उस दौरान जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह भागा गया जी मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के पास कि राणा मेरी सहायता करो, मुझे मेरी गद्दी दिलाओ। और राणा अमर सिंह द्वितीय और जय सिंह द्वितीय के मध्य समझौता हुआ देवारी का कि मैं करूँगा, सहायता करूँगा, गद्दी दिलाऊंगा, टेंशन मत ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। और ये जो प्रक्रिया, ये वार्तालाप देवारी में हो रहा था तो देवारी समझौता कहलाता है। कि शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि तुझे मेरी छोरी से विवाह करना पड़ेगा। कि ओके नो प्रॉब्लम, कर लूँगा। छोरी कौन सी? आई मीन चंद्र कंवर, लड़की से विवाह करना कर लूँगा जी, लेकिन और भी शर्त है कि इससे होने वाला पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। और आप जानते हैं, इतिहास पढ़ें तो इस चंद्र कंवर से जो पुत्र हुआ वो था माधो सिंह, लेकिन गद्दी पर आसीन हुआ ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह। और इसीलिए माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य क्या हुए थे? युद्ध। ठीक भाई, जिसमें राजमहल का युद्ध भी पढ़ा जाता है और भी पढ़े जाते हैं, आप शायद जानते हैं। तो चंद्र कंवर वही थी जिसके लिए इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुने। एक जैसे 9 महल हैं? बहुत है इतना? अच्छा, तो अभी आप ये नोट कर लें, इस जानकारी के लिए हम आपसे कल रूबरू होंगे। लिखें आप लोग, इनको मत लिखना, यही लिखना है। ठीक भाई, नोट करो।